क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज लेकर आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। April 1st, अम्बाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd, करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th, जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th, चंडीगढ़। April 9th, दिल्ली। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो बाय वेस्टर्न ओवरसीज, जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਔਨ ਸਪੌਟ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ दिल्ली। क्या आप इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज लेकर आ रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। 5 अप्रैल अमृतसर, बठिंडा, पटियाला। 6 अप्रैल जलंधर सिटी, मोगा, लुधियाना। 7 अप्रैल गुरदासपुर, बरनाला, हुशियारपुर। 8 अप्रैल चंडीगढ़। 9 अप्रैल दिल्ली। इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो बाय वेस्टर्न ओवरसीज, जहां आपको मिलेगी 10 से ज्यादा देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑन स्पॉट फाइल असेसमेंट करवाकर एडमिशन लेने का मौका। April 1st, अम्बाला, यमुनानगर, आसंद, रोहतक। April 2nd, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, हिसार। April 3rd, करनाल, लाडवा, पेवा, फतेहाबाद। April 4th, जिंद, भिवानी, नारायणगढ़, सिरसा। April 8th, चंडीगढ़। April 9th, दिल्ली। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, PR ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਮੋਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। 3 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖਾਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ, MPhil ਕੀਤੀ ਹੈ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? देखिए रणवीर जी, वैसे तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत एडवांस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्रू टेलीफोन या ऑनलाइन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों से ले लेते हैं, पर्सनली मिल भी लेते हैं और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ले लेते हैं। लेकिन सेमिनार्स जो हैं वो फिर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेमिनार एक ऐसा स्पॉट होता है जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल कॉलेजेस जो हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्किल्स, अपने एक्सपर्टीज़ के साथ स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट कर सकते हैं। सो वो एक ऐसा मौका रहता है कि स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली एडमिशन एग्जीक्यूटिव जो है या एडमिशन ऑफिसर है कॉलेज का, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपना केस डिस्कस कर सकता है। वैसे तो जब हम लोगों के साथ स्टूडेंट मिलता है, हम ऑफिस में जब भी स्टूडेंट को काउंसलिंग देते हैं तो हम हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि सेमिनार में जाके स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर से पर्सनली फेस टू फेस होके जो है वो काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकता है। और साथ के साथ ये अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि सेमिनार में मल्टीपल कॉलेजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। सो आपको एक ही टाइम पे अपने जो प्रोफाइल को कंपेयर करने का जो है वो चांस मिल जाता है कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स में कॉलेजेस जो भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपके लिए कहाँ अच्छे जो हैं वो करिकुलम्स हैं, कहाँ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो आप उसको एक ही टाइम पे जो है वो कंपेयर करके अपनी एडमिशन के लिए फ़ाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो सेमिनार्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जी। 25 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਹੈ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, PR, टूरिस्ट, विजिटर ते ओपन वर्क परमिट की गल करो। जी हाँ जी रणवीर जी, क्योंकि हम ICCRC मेंबर हैं और कैटेगरी हर तरीके की जो कनाडा की कैटेगरीज़ को जो है वो प्रोसेस करने का राइट रखते हैं और स्किल्स हैं, उतना एक्सपर्टीज़ है, उतना नॉलेज है, लाइसेंस्ड हैं ये सब चीज़ें, ये सब सर्विसेज जो कस्टमर को देने के लिए। सो इन सेमिनार्स में एक मेजर लेवल पे जो है वो स्टूडेंट वीज़ा प्रमोट होगा डेफिनेटली, और साथ के साथ जो है वो किसी भी तरीके का कस्टमर जो है वो अपने एप्लीकेशन को अपने केस को हम लोगों से जो है वो डिस्कस कर सकता है। आपको हर तरीके की एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो दी जा सकती है, चाहे वो आपका PR का केस है या फिर आपका विजिटर वीज़ा है, सुपर वीज़ा है, या आपकी मैरिज बेस्ड आपका कोई प्रोग्राम है, स्पाउसल एप्लीकेशंस हैं, या ओपन वर्क परमिट है, या किसी भी तरीके के कोई प्रोग्राम्स किसी भी स्टेट्स के लिए। सो आप इन सेमिनार्स में हमें पर्सनली मिलके अपने केस को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और आप अब एक एग्जैक्ट आइडिया जो है वो आपको मिल सकता है कि आप कहाँ क्वालिफाई करते हैं। जी हुण गल करिए जिन्हां विद्यार्थियों की ऑलरेडी ग्रेजुएट ने, मास्टर्स ਲਈ PG ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PG ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਖਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਸਟਰਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। डेफिनेटली जी, मास्टर डिग्री होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं उनको कनाडा में फिर से एडमिशन मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपको कौन से प्रोग्राम में और किस तरीके की एडमिशन्स मिल सकती हैं, उसके लिए आपका प्रोफाइल जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम लोग ये देखते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन लोगों ने मास्टर्स डिग्रीज़ की हैं, या मे बी वो मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश है, MA इंग्लिश है, या हिस्ट्री है, या पंजाबी है, या किसी भी तरीके की उन्होंने जो मास्टर डिग्री की है। सो उसके बाद जब वो प्रोग्राम्स अपने फॉरेन एजुकेशन में लेना चाहते हैं, कनाडा एजुकेशन में लेना चाहते हैं, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं, आपका बहुत सारे केसेस ऐसे भी हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं या करते हैं जिन लोगों का मास्टर डिग्रीज़ के बाद जो है वो एक्सपीरियंस भी है, मे बी वो टीचिंग में है या मैनेजमेंट में है, किसी भी तरीके के टेक्निकल जॉब्स में है, उसके बावजूद भी कनाडा में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मास्टर डिग्री कैंडिडेट्स के लिए रहते हैं। सो एक मेन प्रोग्राम जो मैं कह सकती हूँ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, या जिसे हम सिंपली MBA कह देते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे हम ग्लोबल एजुकेशन में कंसिडर करते हैं। ये आपका किसी भी तरीके का बैकग्राउंड है, आप सर्विस एजुकेशन है आपकी, या टेक्निकल एजुकेशन है, या किसी भी तरीके की आपने कोई एकेडमिक एजुकेशन ली हुई है, उसके बावजूद आप एक मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। सो MBA का जो प्रोग्राम है, MBA की जो डिग्री है, डायरेक्टली आप MBA डिग्री के लिए जो है वो एडमिशन कैनेडियन कॉलेजेस में जो है वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक और चीज़ कहूँगी कि एक तो जो मास्टर डिग्रीज़ हैं वो कॉलेजेस लेवल पे नहीं रहती, मैक्सिमम मास्टर डिग्रीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही आपको ऑफ़र किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मास्टर डिग्री के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो आपके जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सो आपको जो है वो हर हालत 6.56 नीच का जो कॉम्बिनेशन है वो अचीव करना ही चाहिए अगर आप एक कन्फर्म्ड रिज़ल्ट अपने एप्लीकेशन का चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ मैं एक प्रोग्राम जो है वो ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी। एक यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, दिस इज़ इन ब्रिटिश कोलंबिया। इन लोगों के पास MBA का प्रोग्राम है, दिस इज़ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस में। 2 इयर्स का
डिग्री है ये। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इन लोगों को MBA में आपको एडमिशन देने के लिए किसी तरीके के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यूजुअली देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में MBA प्रोग्राम्स के लिए जब आप जाते हैं तो GMAT की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको GMAT की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट द थिंग इज़, जैसा कि मैंने कहा कि एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हैवी रहते हैं, 7 बैंड्स की इनकी रिक्वायरमेंट है। सो ये चीज़ को ज़रूर टारगेट करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए MBA इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के लिए जो है वो ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया सितंबर इनटेक के लिए जो है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। 7 बैंड्स का इसका रिक्वायरमेंट है। एडिशनली मैं ये भी चीज़ कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स डिफरेंट स्ट्रीम्स में ऑफर करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बहुत सारी ऐसी है। मास्टर ऑफ एजुकेशन जैसे डिग्रीज भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो अब आगे फ्लॉन्ट होके आए हैं। ये जब से हम STS नॉन PG या ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो कॉलेज लेवल पे हमेशा ऑफर किए जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं जिनको हम मास्टर डिग्रीज कहते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही रहती हैं। सो इन दोनों चीज़ों में एक जो डिफरेंस है वो भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में स्टूडेंट्स रखें। बेसिक फ़र्क की है दोनों में? बेसिक फ़र्क देखिए ऐसा है कि जो मास्टर डिग्रीज़ हैं, एक ये बड़ा प्रोजेक्ट इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, और इसकी जो अथॉरिटी है वो कॉलेजेस के पास नहीं है। जितने भी कैनेडियन कॉलेजेस हैं वो मास्टर डिग्रीज़ जो है वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के हैं, कुछ उनके कंडीशंस जो हैं वो कॉलेजेस शायद क्वालिफाई नहीं करते, या आपको उस लेवल के वर्कशॉप्स चाहिए होते हैं, उस लेवल के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए जो एक कॉलेज शायद अकोमोडेट नहीं कर पाता। सो यही एक रीज़न है कि जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो हैं वो कॉलेज लेवल पे भी हम लोग डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को ऑफ़र करते हैं, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट हम ये चीज़ भी काफ़ी बार हमने प्रमोट की है, और मैं फिर से हाईलाइट करूँगी कि कॉलेज लेवल पे भी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं वो 1 साल की ड्यूरेशन के साथ भी हैं, वो 2 साल की ड्यूरेशन के साथ भी हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ भी मुझे ज़रूर हाईलाइट करनी है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, आप चाहे आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, या आप नॉन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, या मेडिकल ग्रेजुएट हैं, या कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी तरीके की कोई ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे PG डिप्लोमास हैं, या ऐसे बहुत सारी मास्टर डिग्रीज़ हैं जिसके लिए आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं, आप ऑफ़र लेटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप एक कंफर्म्ड रिजल्ट चाहते हैं तो बेटर होगा कि आपका जो IELTS है वो एट पार हो, जैसे कि रिक्वायरमेंट है 6.5 हो, 6 से नीच हो। सो इस चीज़ पे ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਇਲ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ IT ਦੀ ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ B.Ed ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ B.Tech ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? देखिए रणवीर जी, टेक्निकली अगर हम इन चीज़ों को कंसीडर करें तो एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की इंडस्ट्री और उसकी जो भी प्लांट्स या वहाँ की जो एक स्पेशलाइजेशन है उसको टारगेट करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंसनट्रेट की जा सकती है, क्योंकि आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं अल्टीमेटली। मैंने सवाल ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਆਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ वैल्यूएबल है। देखिए रणवीर जी, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया है कि स्टेट वाइज जो इंडस्ट्री है उसको कंसंट्रेट करना मेरे ओपिनियन में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जी। लेकिन कुछ 100 में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा स्पेसिफिक होता है कि जो इस चीज़ पे ध्यान देता है और वो उस चीज़ को कंसंट्रेट भी करता है। सो प्रोवाइडेड
आपको उस स्टेट में उस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप करिकुलम देखें, कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो इतने वाइडर लेवल पे अवेलेबल नहीं हैं। जो एक मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी जो ऑफ़र किए जाते हैं वो बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं। आप अगर पीजी लेवल पे देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो हैं वो मैनेजमेंट के हैं या कंप्यूटर स्पेशलाइजेशंस हैं या मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड कोई स्पेशलाइजेशंस हैं या फिर एग्रीकल्चर की जैसे आप बात कर रहे हैं, इसके भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। सो जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कनाडा के लिए प्लान कर रहा है, वो चाहे किसी भी स्टेट में आप जाने वाले हैं, सो आपको ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप कोर्स लें, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट इज़ अ ग्लोबल एजुकेशन। आप चाहे एक टीचर हैं या आप एक बैंक में जॉब करते हैं या आप एक डॉक्टर, चाहे कुछ भी नहीं करते जी, करना भी मैनेज करना है। गलत है कि मैनेज करना था, लाइफ भी मैनेज करना ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की जो एजुकेशन है वो हमेशा आपके साथ जो है वो रेलिवेंटली अप्लाई होती है। सो मुझे लगता है कि इंडिविजुअली स्टूडेंट्स जो है वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को जो वो टारगेट करके जा सकते हैं और उसकी बहुत ही अच्छे सेटलमेंट्स है वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी अगर हम देखें। मैम एक चीज़, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, PR, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਆਇਲਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ जाना चाहती हूँ? रणवीर जी, डेफिनेटली मैं टिप्स तो देना ही चाहती हूँ, क्योंकि आइल्स भी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बेसिस पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिसलीड होते हैं और बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो आइल्स लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि स्टूडेंट्स का जो फंडामेंटल इंग्लिश का जो लेवल है वो कहाँ स्टैंड करता है। इनफैक्ट वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट एक मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए उनके साथ एनरोल हो जाए। अब हम लोगों का भी एक ऑफिस है खन्ना में जहाँ पे हम एक प्रॉपरली आइल्स इंस्टीट्यूशन जो है वो रन कर रहे हैं, लेकिन वी हैव डिफरेंट सर्विसेज जो हैं और एक हमारा स्टूडेंट को असेस करने का या प्रोग्राम ऑफर करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। मैं एक मैसेज ज़रूर स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ कि आप स्ट्रेट अवे 3 महीने या 6 महीने के कोर्स के लिए नॉर्मली पंजाब का स्टूडेंट जो है वो एनरोल होता है आइल्स के लिए, और एंड ऑफ द डे हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में देखा है कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहते हैं। आप 6 से नीचे की रिक्वायरमेंट कहीं भी फुलफिल नहीं कर पाते। एक्सेप्शनली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा रिजल्ट लेके आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस आइल्स के एग्ज़ाम के बेसिस पे हरास होते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, या हमारी पर्सनल प्रैक्टिस जो है हमारे खन्ना ऑफिस में वो ये है कि स्टूडेंट को आइल्स क्लास में बिठाने से पहले हम उसका प्री असेसमेंट टेस्ट जो होता है या प्री आइल्स टेस्ट हमने अभी नाम दिया है। सो ऐसे टेस्ट हम डेली बेसिस पे कंडक्ट कर भी रहे हैं। वीकली हमारे ऐसे टेस्ट हैं, ये ओपन एंट्रीज हैं, स्टूडेंट आके इस टेस्ट में जो है वो बैठ भी सकता है। एंड साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि ऐसे टेस्ट दे के अपनी असेसमेंट करवा के ही आपको जो है वो आइल्स वाले क्लास के लिए जो है एनरोलमेंट करवाना चाहिए। बिकॉज मेरा ओपिनियन पर्सनली ये है कि 3 महीने इंग्लिश पढ़ने से बेटर है या 6 महीने आइल्स की क्लास लगाने से बेटर है कि आपको पता हो आपका इंग्लिश फाउंडेशन लेवल क्या है, और अगर आपको टेक्निक्स समझाई जाएँ तो आप 15 डेज़ में क्वालिफाई कर जाओगे या आप महीने में। मोटा जो है कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, सीधा डॉक्टर को जाने की बजाय थ्रू लैबोरेटरी जाएगा तो अच्छा है कि बीमारी की है। वो जो प्री काउंसलिंग या प्री टैसट या जिन्हों भी ਆਪਾਂ कुछ भी नाम दे ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਐਮਫਾਸਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ GIC ਦੇ ਕਾफ़ी ਰੌਲੇ ਸੀਗੇ जी, पर GIC नहीं होया। इस चीज़ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए रणवीर जी, ये चीज़ तो हम लोग बहुत बार अपने शो के थ्रू हाईलाइट कर ही चुके हैं कि क्योंकि हम ICCRC मेंबर हैं, ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसा कोई अपडेट हम लोगों के पास नहीं था कि 1 अप्रैल से GIC जो इट वाज एन अप्रैल फूल मैं यही चीज़ कहूँगी कि शायद ये अप्रैल फूल ही था। सो स्टूडेंट बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा हरास हुई और बहुत सारे कॉन्टीन्यूस कॉल हमें आते रहे कि 20,000 हो रहा है या कुछ ऐसा। अल्टीमेटली 1 अप्रैल से आपका कोई 20,000 वाला GIC इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरनेशनल अप्रूवल। जी हाँ जी। सो ये जिस तरीके से आप अपना $10,000 पे करके अपना GIC इन्वेस्टमेंट
स्पेंड कर रहे थे आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। एंड साथ के साथ मुझे ये न्यूज़ भी सुनने में आई है, जैसे कि आपने शेयर किया कि शायद जनवरी इनटेक से जनवरी 2020 से $20,000 हो रहे हैं। सो एज सच ऐसा भी कोई अपडेट मार्केट में या पर्टिकुलरली इमिग्रेशन मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट कोई ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 62-63 ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਮ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 10,000 ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि कुछ रियायतें भी होंगी। डेफिनेटली रणवीर जी, कुछ रिलैक्सेशंस भी स्टूडेंट्स के लिए होंगे, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है कि 2 साल के एक्सपेंसेस को फर्स्ट गो में ही इन्वेस्ट करना किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप 20,000 का GIC पे करें, उसके बाद आप 15-16 हज़ार की जो है वो अपनी फीस साल की, तो इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं ये कहूँगी कि जब भी ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, आपके ट्यूशन फीस में रिलैक्सेशंस जरूर होंगे। कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स होंगे जो अभी मार्केट में किसी के भी सामने नहीं है, ना ही उनकी वेबसाइट में है। सो आप किसी की भी कही गई बातों पे बिलीव नहीं करो, आप वेट करो, क्योंकि जब ये प्रोग्राम अनाउंस होगा सबसे पहले कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये चीज़ जो है वो पब्लिश होगी, तो वहीं से सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। एंड मुझे फिर ये लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, और टेक्निकली क्योंकि हर स्टूडेंट स्ट्रांग है, आप खुद भी इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं कि ऐसा कुछ इंप्लीमेंटेशन इमिग्रेशन ने किए हैं या नहीं किए हैं। जी मैम, चलते एक बार फिर 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਨੂੰ ਖੰਨਾ, 27 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? रणवीर जी, मैं ज़रूर ये मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, किसी भी तरीके का जो कस्टमर है, सबसे पहले तो जो आप अगर इन सेमिनार्स में आके अपने लिए कुछ एडवाइस कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आपको ये रिकमेंडेड है कि आप अपना कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ आओ। आप काइंडली बिना डॉक्यूमेंट्स के आप हमें अप्रोच नहीं करो, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स में हम आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा भी इसमें एक हाई लेवल पे हम लोग प्रमोट करने वाले हैं, सो जो भी स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करना चाहते हैं, बेटर है कि उनका प्रोफाइल कंप्लीट हो, क्योंकि मुझे लगता है वही स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो पाएंगे, उन्हीं के ऑफर लेटर्स अप्लाई हो पाएंगे जिनके रिजल्ट्स ऑलरेडी हाथ में हैं। आपके पास IELTS रिजल्ट हो, आपका ग्रेड 12 वाला रिजल्ट हो, और अदरवाइज जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं या जो IELTS अभी कर रहे हैं, उनके लिए शायद सितंबर 19 के ऑप्शंस हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन जनवरी 2020 के ऑप्शंस हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि पर्टिकुलरली बेनिफिट उन्हीं स्टूडेंट्स को होने वाला है जो कंप्लीट हैं, जिनके रिजल्ट्स हाथ में हैं। सो आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ इन सेमिनार्स में आएँ, आपको एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन मिल सकता है और एक एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो मिलेगी डेफिनेटली। चलते कुछ खास जी अज दे अपडेट्स बारे, कनेडा दे ऑफर लेटर बारे, ओपन वर्क परमिट बारे कुछ बच्चों की अवेयरनेस। मैं एक यही मैसेज ज़रूर देना, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ हाईलाइट करूँगी कि आपको एक ICCRC मेंबर को कंसल्ट करना चाहिए, चाहे आप ग्रेड 12 के बाद अपनी एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, बैचलर हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप एक ICCRC कंसल्टेंट से एक बार अपना केस डिस्कस करके एक रेलिवेंट एडवाइस आप ज़रूर लो। उसके लिए आप हमें मिल सकते हैं, हमारे मोहाली ऑफिस में भी, खन्ना ऑफिस में भी आप कॉल करके हमें अपॉइंटमेंट हमसे बुक कर सकते हैं। इसके साथ मुझे ये ज़रूर कहना है कि सितंबर 19 के एडमिशन्स काफ़ी सारे अभी भी ओपन हैं। बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हैं, जिनके मैं नाम अभी नहीं ले सकती, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करें। बैचलर लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं, वो भी अभी ओपन चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें प्लीज़ आके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें इमीडिएटली कांटेक्ट करें, ताकि टाइमली आपके एडमिशन्स प्रोसेस किए जा सकें और सितंबर 2019 के लिए आपके ऑफर्स आ जाएं। इसके अलावा ओपन वर्क परमिट वाले जो स्टूडेंट्स हैं या PR वाले जो कैंडिडेट्स हैं या स्पाउसल एप्लीकेशंस, जिनका मैं एक बार मैसेज दूंगी, जो मैरिजेस इंडिया में आके की जाती हैं कैनेडियन कैंडिडेट्स के थ्रू, वो काइंडली हमें अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आप अपनी एप्लीकेशन का ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप पर्सनली प्लीज़ हमें कॉल करें, ऑफिस में आके मिलें, ताकि आपको हर तरीके की जो है वो हेल्प की जा सके। जी ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀਗਾ PG ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੰਥ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਊਜ਼, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।